Sure, let's start. So we'll be starting with the second unit in your course, which is on photosynthesis. That's the syllabus that you have. जो तुम तो 2022 में सिलेबस फॉलो करोगे ना, ये वो सिलेबस अभी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये। आई जस्ट वांट यू टू नो कि जो नई सिलेबस आई है, आप जब चैप्टर एंड हो जाता है ना, उसके बाद ये सारे जो है ना, क्या नाम है, पॉइंट्स देख लिया करें, सो दैट यू नो दैट यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स इन क्लासेस। रेस्पिरेशन हमारा ख़त्म हुआ है, प्लीज़ उसके गो थ्रू कर लेना, so you know that we have covered all the learning outcomes that are relevant to your course. ये पूरा चैप्टर नहीं है, इसके आगे भी है, तो ये लगता बहुत ज़्यादा है, बट लाइक रेस्पिरेशन से छोटा चैप्टर है, लाइक सो वी शुड बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर बिफोर, क्या नाम है, अभी क्या है, जुलाई का एंड है ना, तो अगस्त के थर्ड वीक तक वी शुड बी डन, या हो सकता है उससे जल्दी पहले ही हो जाए, लाइक so let's start with the chapter. We'll be primarily discussing the process of photosynthesis in plants. Photosynthesis जो है वो plants के अलावा भी organisms में होती है, but इस chapter में जो primarily हम photosynthesis पढ़ रहे होंगे, that's the process of photosynthesis in what? In plants. So if I take plant as the organism that is carrying out photosynthesis, तो जो plant के अंदर organ होता है ना photosynthesis, उसको leaf कहा जाता है. See, leaves are the site जहाँ पे primarily क्या होती है, photosynthesis. These are the primary organs that carry out photosynthesis. जो लीफ के अंदर टिश्यू होता है ना, लाइक विच कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, वो पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू होता है। क्या होता है? पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू होता है, और ये सब टर्म्स हमारे लिए फेमिलियर है, ये फर्स्ट टाइम ही तुम सुन रहे हो। और जो पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू में सेल्स होते हैं जो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। सारे पेलिसेड मेसोफिल सेल्स को कलेक्टिवली पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू बोला जाता है, सही है। तो ये पेलिसेड मेसोफिल सेल्स हो गए, और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल होता है ना विच कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है? वो क्लोरोप्लास्ट होता है। दैट इज व्हाट? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो अपने ध्यान में रखो दैट व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है वो प्लांट हो गया। जो उस ऑर्गेनिज्म में मेन ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो लीव्स होते हैं। जो टिश्यूज होते हैं मेन, क्या नाम है, उस ऑर्गन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो पेरिसेड मेसोफिल टिश्यू होता है, बिकॉज लीफ में तो और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं ना, स्पंजी मेसोफिल, एपिडर्मिस, ये सारे टिश्यूज होते हैं, लाइक तो उनमें से जो टिश्यू फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है वो पेरिसेड मेसोफिल टिश्यू होता है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो पेरिसेड मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं, और इन सेल्स में जो मेन ऑर्गेनल्स होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स द, क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस की ना, लाइक मशीनरी प्लांट के अंदर जो मेन साइट होती है, जहाँ पे एक्चुअली सेलुलर साइट जो होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, विल बी फोकसिंग ऑन this parasite mesophyll tissue, and we'll look into more details of parasite mesophyll tissue. But before I narrow down to parasite mesophyll tissue, मैं तुम्हें transfer section of a dicot leaf दिखा देता हूँ. So when you talk about the dichotomous leaf, this is a diagram that shows you the different tissues within the dicot leaf. तो आपको ऊपर क्यूटिकल नजर आ रहा है, फिर ये अपर एपिडर्मिस है जो आपको नजर आ रहा है, अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको ये पेरिसेड मेसोफिल लेयर नजर आ रही है। दिस इज द पेरिसेड मेसोफिल टिश्यू। हमेशा एक लेयर नहीं होती है, कभी कभी पेरिसेड मेसोफिल की 2 या 3 लेयर्स भी हो सकती हैं। जनरली इट्स लाइक 1 to 2 लेयर्स ऑफ पेरिसेड मेसोफिल सेल्स विद इन द पेरिसेड मेसोफिल टिश्यू। फिर पेरिसेड मेसोफिल टिश्यू के नीचे आपके पास स्पंजी मेसोफिल टिश्यू होता है, और इसके नीचे आपके पास लोअर एपिडर्मिस होता है, और लोअर एपिडर्मिस में यू कैन सी दीज गार्ड सेल्स विच आर गार्डिंग द स्टोमेटा। जो ये पेरिसेड मेसोफिल लेयर होती है ना, ये मेन लेयर होती है जिसके साथ हम कंसर्न है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं वो पेरिसेड मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। Now I want to notice a few features regarding this पेरिसेड मेसोफिल layer on this diagram. एक तो ये पेरिसेड मेसोफिल लेयर जो है ना, इसके जो सेल्स होते हैं वो रफली सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं। क्या होते हैं? रफली सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं। ये इनका शेप का नाम सिलिंड्रिकल होता है, याद रखो, ठीक है ना। तो मैं अगर नजर भी ना आ रहा हो ना कि यार ये एग्जैक्ट सिलेंडर कहाँ से है, तो याद सिलिंड्रिकली करोगे, ठीक है ना। तो अपने ज़हन में रखो दैट पेरिसेड मेसोफिल टिश्यू जो होता है उसमें जो पेरिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं, दे आर रफली सिलिंड्रिकल इन शेप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे आर रफली व्हाट, दे आर रफली सिलिंड्रिकल इन शेप। और इस सिलिंड्रिकल शेप का फायदा होता है, फायदा ये होता है कि चूंकि ये सेल्स सिलिंड्रिकल इन शेप होता है ना, तो इन सेल्स के बीच में नजर आ रहे हैं छोटे छोटे कोने बच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी छोटी जगहें बच गई हैं, लाइक दीज आर द एयर स्पेसेस दैट आर लेफ्ट बिटवीन द सेल्स बिकॉज ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप। मेरे को, मैं एक एयर स्पेस को कलर करता हूँ येलो, ये नजर आ रहा है, छोटी सी एयर स्पेस रह गई है, ये छोटी सी एयर स्पेस रह गई है, फिर यहाँ पे भी एयर स्पेस होती है, ये वाली एयर स्पेस नजर आ रही है, छोटी सी एयर स्पेस रह गई है, लाइक सो द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ दीज पेरिसेड मेसोफिल cells, it leaves behind these small pockets of air spaces, these small air spaces. और ये जो छोटी एयर स्पेसेस होती है ना, इनमें ये बेसिकली सर्व करती हैं एज रेजर्वोयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है ना, तो आपके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस
एयर स्पेसेस में जो एयर होती है उसी से आती है लाइक। तो जो सिलिंड्रिकल शेप होता है ना पैसिव मेसोफिल सेल्स का, दैट इंश्योर्स दैट दीज स्मॉल एयर स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन दीज सेल्स। और इन एयर स्पेसेस, ये जो एयर स्पेसेस होती हैं, दे सर्व एज व्हाट, एज रेजर्वॉयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये सेल्स सिलिंड्रिकल नहीं होते और लेट्स से क्यूब वो होते, क्या नाम है इसके, शार्प एजेस होते, एंड दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर लाइक, और बीच में जगह ही नहीं होती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एयर नहीं आ सकती थी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती, कम हो जाती, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। So the cylindrical shape of these parasite mesophyll cells, which you can appreciate over here, that leaves behind these small air spaces which serve as what, as reservoirs of carbon dioxide. I also want you to notice कि ये आगे वाली स्लाइड में भी मैंने दिखाया होगा दोबारा, कि जो parasite mesophyll layer होती है ना, that is in the upper surface of the leaf, like it's close to the upper surface of the leaf, ताकि जब लाइट स्ट्राइक करे ना यहाँ पे लाइक, तो वो इजीली यहाँ तक पहुँच जाए और मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो द parasite mesophyll layer is located close to what, close to the upper surface of the leaf, और ये जो cells होते हैं, they are packed closely together to ensure कि जितनी भी लाइट पड़े वो मैक्सिमम जो है वो क्लोरोप्लास्ट को हिट करे, और जो है parasite mesophyll cells जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लें। यू कैन सी दिस फ्रॉम द डायग्राम कि एक तो ये parasite mesophyll layer that is close to the upper surface of the leaf, and the cells within the parasite mesophyll layer, they are what, they are closely packed together. अब ये हो गया तुम्हारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डाइकॉट लीफ, इसका मैं तुम्हें प्लान डायग्राम भी दिखा देता हूँ। एंड देन विल लुक क्लोजली इनटू व्हाट, इनटू द पैसिव मेसोफिल सेल। फिर हम एक सेल उठाएंगे और हम उस सेल की जो है मेन फीचर्स देखेंगे। एक फीचर तो हमने देख लिया कि ये जो सेल होता है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। सो दैट्स द प्लान डायग्राम। आपको ऊपर लेयर नजर आ रही है क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर ये पैसिव मेसोफिल लेयर नजर आ रहा है, फिर ये स्पंजी मेसोफिल लेयर नजर आ रहा है, और फिर लोअर एपिडर्मिस जिसमें ये स्टोमेटा नजर आ रहा है। पैसिव मेसोफिल लेयर में यू कैन हैव 1 to 2 लेयर्स ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। ये सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं विद स्मॉल एयर स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। स्पंजी मेसोफिल लेयर्स जो होते हैं उसमें इरेगुलरली अरेंज सेल्स होते हैं विद लार्ज एयर स्पेसेस, और ये सेल्स पॉलीगोनल इन शेप होते हैं, लाइक इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लाइक मतलब कि पॉलीगोनल शेप जो है ना वो तुम याद कर लो स्पंजी मेसोफिल सेल्स का। और याद रखो स्पंजी मेसोफिल टिश्यू जो होता है ना, इसमें जो स्पंजी मेसोफिल सेल्स होता है उनका मेन रोल फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उनका मेन रोल जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पैसिव मेसोफिल सेल इन डिटेल, जो कि मेन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। और जो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं ना, ये इसके मेन फीचर्स हैं जो असिस्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहला फीचर ये है कि जो आपके पास पैसिव मेसोफिल सेल होता है उसकी थिन सेल वॉल होती है, और इसका फायदा क्या होगा, देखो जितने भी यहाँ फीचर लिखे हैं ना उसको तुम लिंक करोगे हाउ इट्स ऑफ असिस्टेंस एज फार एज फोटोसिंथेसिस कंसर्न। तो एग्जाम में सवाल ये नहीं आता है पैसिव मेसोफिल सेल के फीचर क्या होते हैं, सिर्फ ये आता है हाउ आर दोस फीचर्स लिंक टू लाइक द फंक्शन ऑफ पैसिव मेसोफिल सेल which is photosynthesis, like तो आपको हर फीचर को लिंक करना होता है कि ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को किस तरह असिस्ट कर रहा होगा। सो थिन सेल वॉल का फायदा क्या होगा, इट विल मिनिमाइज द डिफ्यूजन डिस्टेंस फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये डिफ्यूजन डिस्टेंस मिनिमाइज कर देगी थिन सेल वॉल, ताकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो, तेज हो। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है उसका फायदा क्या होता है, जब ये बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में होता है ना, तो ये क्लोरोप्लास्ट सारे ना एजेस में पुश हो जाते हैं, दे आर पुश टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द सेल। और इसका फायदा क्या होगा कि जब लाइट स्ट्राइक करेगी ना सेल पे, तो सही सी बात है जब लाइट एंटर करती है पैसिव मेसोफिल सेल में तो पहले तो किनारों में एंटर करती है ना, तो अगर वहाँ पे फॉरन क्लोरोप्लास्ट को हिट करेगी लाइट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैक्सिमम क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। सो लार्ज सेंट्रल वैक्यूम का फायदा क्या होता है, इट पुशेस द क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द सेल व्हिच मैक्सिमाइजेस द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। थर्ड फीचर लिखा हुआ हाई क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी, जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो हाई क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी का फायदा क्या होगा कि आपके पास जो है वो पिगमेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं, वो तो आज में तुम्हें बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास के पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक। बट हाई क्लोरोप्लास्ट डेंसिटी का मतलब ये होगा दैट यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ photosynthetic pigments within these chloroplasts which can maximize the absorption of light. Fourth feature लिखा हुआ है that the chloroplasts are mobile. मोबाइल क्लोरोप्लास्ट के दो फायदे होते हैं, और दोनों फायदे याद है ना, एक दफा एग्जाम में मुझे याद नहीं कौन सा ईयर था, बट दे आस्क यू व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग मोबिलिटी इन क्लोरोप्लास्ट। तो दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि इमेजिन करो ये सेल है और लाइट पड़ रही है, और सेल के कुछ एरिया में ज़्यादा अच्छी लाइट पड़ी यानी ऑप्टिमम लाइट पड़ी है, और कुछ जगह कम पड़ी है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी दे कैन मूव टूवर्ड्स द, क्या नाम है, पार्ट ऑफ द सेल जहाँ पे ऑप्टिमम लाइट पड़ रही हो, लाइक सो क्लोरोप्लास्ट कैन ईदर मूव टूवर्ड्स द लाइट टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और एक और पर्पस क्या होता है
कि कभी कभी लाइट इंटेंसिटी किसी पार्ट ऑफ द क्या नाम है सेल में इतनी ज्यादा पड़ रही होती है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होती है ना वो डैमेज हो सकती हैं। लाइक ये जो पिगमेंट्स होती है ना ये फोटो सेंसिटिव होती हैं, लाइक यानी दे आर वेरी सेंसिटिव टू वेरी हाई लाइट इंटेंसिटीज। अगर बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी होती है ना तो ये पिगमेंट्स डैमेज हो जाती हैं। लाइक तो मोबिलिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आल्सो इंश्योर्स दैट द क्लोरोप्लास्ट कैन मूव away from very high light densities. They can move towards optimal light densities and they can move away from very high light densities to prevent irreversible damage to pigments within the क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट मोबिलिटी के दो फायदे हो जाते हैं। इट कैन मूव टूवर्ड्स द लाइट, जहाँ जहाँ पे ऑप्टिमम लाइट पड़ रही हो, एंड कैन मूव अवे फ्रॉम द लाइट अगर उस जगह पे जो है वो बहुत हाई लाइट डेंसिटी आ रही हो। सही है। फिर जो है लास्ट फीचर लिखा हुआ है दैट इज सिलिंड्रिकल सेल, जिसका फायदा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिलिंड्रिकल सेल्स होने की वजह से ना स्मॉल एयर स्पेसेस बीच में रह जाती हैं बिटवीन दी सेल्स, व्हिच विल सर्व एज व्हाट एज क्या नाम है रेजर्वोयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स मैंने आगे लिखे में with their functional adaptation. Please remember all 5 of these features. फिर कुछ फीचर्स होते हैं, ये तो सेल के हमने सारे फीचर्स लिखे ना, कुछ फीचर्स होते हैं जो पैरासाइट मेसोफिल लेयर के होते हैं, यानी कलेक्टिवली सारे सेल्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासाइट मेसोफिल लेयर जो होती है दैट इज क्या नाम है प्रेजेंट क्लोज टू द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ, ये भी एक फीचर होता है। और दूसरा फीचर ये होता है कि भाई पैरासाइट मेसोफिल सेल्स जो होते हैं विद इन द लेयर दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। बोथ ऑफ दीज फीचर्स एनेबल व्हाट मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। व्हाट डू दे एनेबल? दे एनेबल मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। तो ये जो 7 फीचर्स है ना, 5 ये और जो 2 मैंने तुम्हें लेयर के बताए, ये सब मैंने आगे लिखे हैं। लेट्स गो थ्रू दीज वन बाय वन। ठीक है, सो थिन सेल वॉल that will minimize the diffusion distance for exchange of oxygen, carbon dioxide, and water. Large central vacuole will push the chloroplast towards the edges of the cell, which will increase the efficiency of light absorption. High chloroplast density to maximize the absorption of light, because जितने ज़्यादा chloroplast density होगी उतनी ज़्यादा pigments होंगे। Like chloroplast की mobility के दो फायदे क्या हैं? Number one, chloroplast can move towards the light to absorb maximum light, and number two, they can even move away from the high light densities to avoid damage to pigments. और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि अगर एक दफ़ा ये डैमेज हो जाता है ना बिकॉज ऑफ लाइट, तो फिर वो पिगमेंट्स बेकार हो जाती हैं। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट द पिगमेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटीज। लाइक एंड सिलिंड्रिकल सेल्स जो होते हैं, जो शेप होता है पैसिव सेल्स का, वो सिलिंड्रिकल होता है, एंड दैट प्रोड्यूसेस व्हाट स्मॉल एयर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स व्हिच सर्व एज व्हाट एज द रिजर्वोयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी अबंडेंट? बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपके पास क्लोरोप्लास्ट हो लाइक और बाकी सारे फीचर्स हो और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो फोटोसिंथेसिस लिमिट हो जाएगी ना, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर सबस्ट्रेट, वन ऑफ द मेजर सबस्ट्रेट्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फीचर नंबर 6 एंड 7 जो है वो पैरासाइट मेसोफिल सेल के फीचर नहीं है, ये पैरासाइट मेसोफिल लेयर के फीचर्स हैं। कि जो पैरासाइट मेसोफिल लेयर होती है उसमें सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो। बीच में फिर जगहें कम होंगी ना, लाइक तो लाइट कहीं भी पड़ेगी तो वो सेल के अंदर चले जाएगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड जो सेल्स होते हैं दे आर नियर दी अपर सर्फेस ऑफ द लीफ, ये ऊपर वाला सर्फेस है लीफ का, तो उसके क्लोज होते हैं ये पैरासाइट मेसोफिल लेयर जो होती है वो उसके क्लोज होती है। एंड दैट ऑल्सो मैक्सिमाइजेज व्हाट, ताकि जब लाइट पड़े तो आपके पास जो है वो जल्दी लाइट जो है वो क्या नाम है पैरासाइट मेसोफिल लेयर तक पहुंच जाए और आपके पास मैक्सिमम क्या हो, लाइट इंटरसेप्शन और एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पैरासाइट मेसोफिल टिश्यू with regards to how it's adapted for the process of what, for the process of photosynthesis. Now let's have a look at the main organelle required for photosynthesis, which is the chloroplast. और इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बहुत डिटेल में किया था एज पार्ट ऑफ योर एएस कोर्स, बट कुछ नई चीजें होंगी, लाइक एक आधी चीज होगी जो तुम्हारी नहीं होगी, बाकी ज्यादातर वो चीजें जो तुमने पहले पढ़ी हैं। बस मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो आगे बना हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तुमने एएस में पढ़ा था। सिर्फ मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज रिकॉल करा रहा हूँ जो मैंने तुम्हें एएस में भी बताई थी, बट चूंकि अब वो ज्यादा रेलेवेंट है तो मैं एक दफा तुम्हें वो रिकॉल करा रहा हूँ। और वो ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक उसमें दो इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली जगह होती है थाइलाकॉइड। क्या होती है? थाइलाकॉइड। एंड जो थाइलाकॉइड का स्टैक होता है ना उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं उसको हम? रिकॉर्ड एज व्हाट? एज द ग्रैनम। स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं? एक जो स्टैक होता है थाइलाकॉइड को उसको हम ग्रैनम बोलते हैं। तो थाइलाकॉइड या ग्रैनम टर्म तुम सुनो ना तो वो एक ही टर्म होती है, याद रखना। ठीक है ना, लाइक ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो एक तो होगी जगह थाइलाकॉइड और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट में जगह जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? Because thylakoid is the site, this is the site for what we call as light dependent reactions. ये क्या होती है? This is the site for light dependent reactions or light dependent stages of what, of photosynthesis. ठीक है, यानी इस
क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस के ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए लाइट चाहिए होती है, दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और स्ट्रोमा के अंदर जो स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की, which is the latter stage of photosynthesis. This is the first stage of photosynthesis या first set of reactions of photosynthesis. और जो latter stage होती है बाद में जो आती है, that is light independent reaction. That is what? That is light independent reaction. Light independent रिएक्शंस। और तुम लोग को ये टर्म याद होगी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को जो है वो एक कूलर नाम भी दिया जाता है बेस्ड ऑन द क्या नाम है, इंडिविजुअल हु डिस्कवर्ड दीज रिएक्शंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। और ये स्ट्रोमा में होती है बिकॉज इसके लिए जो, इस साइकिल के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो बेसिकली स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। नाउ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस and light independent reactions, they collectively make up the process of photosynthesis. You should know कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर specifically light dependent reactions thylakoid में होते हैं, और जो light independent reactions होते हैं वो स्ट्रोमा में होते हैं। और light dependent और light independent आपस में linked होते हैं। like light dependent reactions जो है ना, अगर ये रुक जाए तो ये भी रुक जाएंगे, और अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन रुक जाए तो ये भी रुक जाएगा। दोनों चीजें आपस में लाइक लिंक्ड होती हैं। लाइक इफ वन ऑफ दीज stops, the whole process of photosynthesis stops. If this stops, let's say अगर आप इस प्रोसेस को रोक देंगे ना, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी रुक जाएंगे, और अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस रोक देंगे तो ये चीज भी रुक जाएगी। लाइक दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। और अभी मैं तुम्हें दोनों में आपस में लिंक बताऊंगा, लाइक ओवरऑल समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस जब हम कर रहे होंगे, तो आई शो यू द लिंक बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एज वेल। सही है। सो क्लोरोप्लास्ट में ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो तुम लोगों ने एएस में बहुत डिटेल में किया था, तो वही चीज मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ वापस। और फिर मैं थाइलाकोइड पे जरा थोड़ा सा तो मैं एडिशनल डिटेल्स बता दूंगा जो तुमने एएस में की थी। ठीक है, तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। यू आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। आपको पता है, मैं यहाँ से शुरू करूँ जहाँ मेरा कर्सर है ना, वहाँ देखो। सो आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लीज रिमेंबर दैट it has a double membrane. This organelle is enclosed by a double membrane. फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की जब आप अंदर, अब वो इनर मेम्ब्रेन की जब आप अंदर जाते हैं तो फिर आपके पास स्ट्रोमा आता है। दैट्स ये जो सिंगल स्टेरिक दिया हुआ है, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या कैल्विन साइकिल होता है। लाइक फिर स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं। लेट्स गो थ्रू देम। सर्कुलर डीएनए आपको नजर आ रहा है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। 70s राइबोसोम नजर आ रहे हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये बड़े यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं, लाइक ये क्लोरोप्लास्ट में स्पेसिफिकली होते हैं, जिनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ये जो एक आपको नजर आ रहा है, ये एक थाइलाकोइड है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा है। इस तरह ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकोइड होता है उसको ग्रैनम कहा जाता है। दिस इज वन ग्रैनम, दिस इज अनदर ग्रैनम। और प्लूरल क्या होता है, ग्रैना होता है। और अगर आपको कोई डंडी जैसी चीज नजर आए ना, विच इज कनेक्टिंग टू ग्रैना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनल लैमेला। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल लैमेला। ये सब टर्म्स तुम्हें याद होनी चाहिए। एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट जो थाइलाकोइड में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, उसमें स्टॉक पार्टिकल्स होता है। ये मैं आगे जाके तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें। सही, तो थाइलाकोइड और ग्रैनम की सिग्निफिकेंस क्या होती है, that they are the site for what we call as the light dependent reactions. They are the site for light dependent reactions. ठीक है। और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ये स्टॉक पार्टिकल्स हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में स्टॉक पार्टिकल के अलावा भी चीजें होती हैं, लाइक एंड विल सी दैट शॉर्टली एग्जैक्टली लाइक इनमें क्या क्या होता है। ये इसमें अच्छी खासी चीजें होती हैं, कुछ चीजें उनमें से हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। स्ट्रोमा के अंदर यू ऑल्सो हैव स्टार्च ग्रेन्स, एंड द साइज ऑफ दी स्टार्च ग्रेन्स वेरीज, लाइक बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है तो स्टार्च शुगर ज़्यादा बनते हैं, और वो शुगर जो है वो अगर रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं कर रहा होता प्लांट सेल, तो फिर वो स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। लाइक तो स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में क्या नाम है प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज जो है वो वेरिएबल होता है, बहुत वेरिएबल होता है। ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट द थाइलाकोइड एंड द ग्रैनम। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट दीस टू, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए नहीं होंगी, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब आप एक थाइलाकोइड की बात करते हैं ना, लेट्स से ये एक थाइलाकोइड है, ठीक है ना। लाइक तो थाइलाकोइड में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रक्चरली, ठीक है ना। लाइक दिस इज वन थाइलाकोइड, और एक थाइलाकोइड में दो चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। वन इज व्हाट वी कॉल एज द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जो मैं अभी लेबल कर रहा हूँ, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि ये मेम्ब्रेन है। और जो थाइलाकोइड के, दोनों एक ही जगह लेबल कर दिया मैंने, ये अंदर है। और जो मेम्ब्रेन के अंदर जगह है ना, उसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम, थाइलाकोइड स्पेस। और अगर मैं पूछूंगा थाइलाकोइड के बाहर क्या है, इफ आई वाज टू आस्क यू भाई ये थाइलाकोइड है भाई, इसके बाहर कौन सा रीजन है, तो क्लोरोप्लास्ट का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो थाइलाकोइड के बाहर स्ट्रोमा होता है ना। क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। सो दिस ओवर हियर इज व्हाट, लेट्स से द स्ट्रोमा ऑफ
द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के बाहर आपके पास स्ट्रोमा है, ठीक है ना, और अंदर जो है वो थाइलाकोइड स्पेस है। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होगी, थाइलाकोइड स्पेस होगी। दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। खाली नहीं होती है, अंदर फ्लूइड होता है। लाइक स्ट्रोमा में जिस तरह स्ट्रोमा एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ना, ये भी एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। और इसकी एक खास चीज है जो मैं चाहता हूँ तुम याद करो, बिकॉज ये तुमने एएस में नहीं पढ़ी है, और वो क्या होती है कि if I was to see the concentration of hydrogen ions inside the thylakoid space versus the concentration of hydrogen ions inside the stroma, तो मुझे नजर ये आएगा कि thylakoid space has a much higher concentration of hydrogen ions as compared to stroma which has a relatively lower concentration of hydrogen ions। यानी thylakoid space का जो pH होता है वो low होता है as compared to what? As compared to stroma। pH low का मतलब है high concentration of hydrogen ions। तो ये एक एडिशनल फीचर है, तुम याद रखोगे। तुम्हारे जहन में आ रहा होगा कि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे ही कुछ होता था, बट वो किसके बीच में होता था? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में। ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं है, ये थाइलाकोइड स्पेस और स्ट्रोमा के बीच में। समझ में आ गई? लाइक तो वहां पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई कॉन्सेंट्रेशन थी और मैट्रिक्स में लो थी ना, यहाँ पे थाइलाकोइड स्पेस में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और स्ट्रोमा में क्या है? लो है। ठीक है ना, और हम देखेंगे इसका यूजफुलनेस क्या होती है। ये अभी एक फैक्चुअल चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें पहले से ही पता हो कि भाई कि ये क्या नाम है, अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं पूछूंगा ना लाइक हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूजन से कहाँ मूव करेंगे, लाइक इफ आई वाज टू आस्क यू इन विच डायरेक्शन विल द हाइड्रोजन आयंस मूव इफ दे वर टू डिफ्यूज, सिंपल डिफ्यूजन हो या फोस्फेट डिफ्यूजन हो, तो ऑब्वियसली दे विल बी मूविंग फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द थाइलाकोइड स्पेस टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द स्ट्रोमा डाउन द concentration gradient। लेकिन अगर मैं पूछूं हाँ इन विच डायरेक्शन विल द हाइड्रोजन आयंस बी मूविंग अगेंस्ट द concentration gradient, तो फिर वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकोइड स्पेस। ठीक है, तो ये बस याद रखो। लाइक अब ये थाइलाकोइड का जो स्टैक होता है ना, कलर डिफरेंट यूज करना है यार। थाइलाकोइड का जो स्टैक होता है उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। तो लेट मी जस्ट शो यू। ये एक थाइलाकोइड था, लेट्स से इसके साथ ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। इस तरह जो है वो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो दिस ओवर हियर इज व्हाट? दिस ओवर हियर इज वन ग्रैनम। अनदर थिंग आई वांट यू टू नोटिस इज, कीप इन माइंड इज कि ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है ना, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वन ऑफ दोज थिंग्स जो तुम्हें ऑलरेडी पता है फ्रॉम योर एएस लेवल आर द स्टॉक पार्टिकल्स, जो लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, लाइक तो दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर व्हाट? फॉर द स्टॉक पार्टिकल्स। फॉर व्हाट? फॉर द स्टॉक पार्टिकल। बस सिर्फ स्टॉक पार्टिकल्स नहीं होते, और भी भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक आगे जाके जो है ना, आगे आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो सारी चीजें तुम्हारे लिए खुलती जाएंगी। लाइक और याद रखो ये स्टॉक पार्टिकल्स हमेशा इस तरह अरेंज्ड होंगे that the head of the stalk particle will always be facing what? Facing the stroma। Please remember that। अच्छा, ये डायग्राम में ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टॉक पार्टिकल जो है वो दूसरे थाइलाकोइड में घुस गया, बट ऐसा नहीं ना, 3D में सोचो। लाइक तो दिस विल आल्सो बी फेसिंग व्हाट? फेसिंग द क्या नाम है? स्ट्रोमा। लाइक तो आपके पास जो है ये जो स्टॉक पार्टिकल्स होते हैं, these stalk particles are facing they are arranged in such a way that the head of the stalk particle is always facing what? Is always facing the stroma। ये अपने ध्यान में रखना, हमेशा जो हेड होता है वो किसको फेस कर रहा होता है? स्ट्रोमा को फेस कर रहा होता है। और हम बोलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर एंड मोर ऑफ दी स्टॉक पार्टिकल्स। और एक और चीज़ मैं तुम्हें एएस में शायद बताई थी, वो अब तुम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लोगे, कि इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स भी होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस की पिगमेंट्स होती हैं ना, क्लोरोफिल के अलावा भी होती हैं, वो सारी की सारी पिगमेंट्स इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होती हैं। लाइक एंड विल सी एग्जैक्टली वो किस तरह, कौन सी पिगमेंट्स होती हैं, वो किस तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स आल्सो प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर एंड मोर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये अपने जहन में चीजें बिठा दे जाओ, बिकॉज ये तुम्हारे लिए थोड़ी थोड़ी जो है वो नई चीजें हैं। सही है। सो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल डिटेल्स क्या होती हैं? दे आर बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स that are approximately 3 to 10 micrometers in diameter। These are organelles that are surrounded by a double membrane and they're only found in photosynthetic cells। इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है वो स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा के अंदर ये सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं। 70s ribosomes, circular DNA, starch grains, as well as what? As well as the granum। A granum is a stack of thylakoids and thylakoids provide a large surface area for a lot of things। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने एएस में तुम्हें लिखा था ना, बिकॉज अभी तुमने पूरा पढ़ा नहीं है, तो तुम अभी इतना याद कर लो। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम रिएक्शंस, बट थाइलाकोइड्स लाइक प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। दो चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी हैं, स्टॉक पार्टिकल्स, और दूसरी मैंने चीज क्या बताई है? पिगमेंट्स। लाइक जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं। लाइक स्टॉक पार्टिकल्स कंटेन द एंजाइम एटीपी सिंथेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? फॉर द सिंथेसिस ऑफ
ATP. Now let's see the coenzyme that we use in photosynthesis. जैसे respiration में हमने coenzyme use किया था ना, like जो दो coenzyme, तीन coenzyme से बल्कि like NAD, FAD and coenzyme है, इस तरह photosynthesis में भी एक coenzyme use होता है जिसका नाम बहुत मिलता जुलता होता है respiration के coenzyme से, but ये अलग होता है coenzyme, ठीक है? And that coenzyme is NADP, ठीक है? NADP क्या लिखा हुआ है? NADP. It stands for nicotinamide. नाम भी बिल्कुल सेम है, एडेनिन, काम डिफरेंट होता है लाइक वो. So what I was referring to was NADP. NADP, what does it stand for? NADP stands for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, ठीक है? This has the same structure when compared with NAD, but इसका रोल डिफरेंट होता है. ये हम रेस्पिरेशन में यूज नहीं करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं. So इसका नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. दैट्स द नेम ऑफ NADP. NADP करता क्या है, कैसे बनता है और किस तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ये हम बाद में करेंगे. सिर्फ मैं आज चाहता हूँ तो मैं नाम पता हो कि देयर इज समथिंग नोन एज NADP. NADP जो है ना वो किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ. फिर ये किस तरह फोटोसिंथेसिस में यूज होगा ये हम आगे जाके करेंगे. NADP बिल्कुल NAD की तरह काम करता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन जो इसका होता है. सो NADP कैन एक्चुअली एक्सेप्ट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन फॉर्म व्हाट, जैसे उसमें होता था ना NADH बनता था, सॉरी उसमें NADH बनता था और 7+ प्रोटॉन. यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे NADPH बन जाता है प्लस व्हाट, प्लस प्रोटॉन, ठीक है? दैट्स द रिएक्शन दैट यू रिमेंबर. बट इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या होती है फोटोसिंथेसिस में, और ये रिएक्शन क्या नाम है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में, कब होता है, ये सब आगे जाके हम करेंगे. मैं सिर्फ चाहता था तुम्हें अभी ये नाम पता चल जाए कि दिस इज अ कोएंजाइम दैट इज यूज्ड इन व्हाट, इन फोटोसिंथेसिस. तो मुझसे बार बार नहीं पूछना जब मैं ये NADP आगे लिख रहा हूँ कि सर ये NAD है, ये NADP. NADP है, ये NAD नहीं आता फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस में ना NAD आएगा, ना फोटोसिंथेसिस में FAD आएगा. फोटोसिंथेसिस में इंस्टेड क्या आएगा, NADP आएगा. क्या आएगा, NADP आएगा लाइक. और वो किस लिए आएगा, क्या काम होगा उसका, वो सब तुम आगे करोगे. बस ये याद रखो कि NADP जो है वो एक कोएंजाइम का नाम होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है. जो रिएक्शन हम NADP के करेंगे ना वो ये वाला रिएक्शन होगा. हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी पढ़ेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पढ़ेंगे, लाइक इसकी क्या पर्पस होती है, किस तरह फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ये सब आगे जाके आएगा. डोंट वरी अबाउट दिस. जब हम प्रोसेस करेंगे तो मैं वहाँ ये कोएंजाइम नजर आ जाएगा. Now let me tell you about the process of photosynthesis as a summary, like किस प्रोसेस की समरी क्या होती है. हम जाहिर सी बात है इन द कमिंग क्लासेस विल बी डूइंग, जैसे हमने उसमें नहीं किया था रेस्पिरेशन में कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है दैट इज अ प्रोसेस दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, और फिर उन स्टेजेस में हमने उन स्टेजेस की सारी डिटेल्स ग्रेजुअली की थी. बिल्कुल इस तरह फोटोसिंथेसिस भी 2 स्टेजेस में होता है जिसमें लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आते हैं. लाइक तो मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आज, और फिर इन द कमिंग क्लासेस विल बी डूइंग एग्जैक्टली हाउ द लाइट डिपेंडेंट एंड हाउ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस एक्चुअली अकर. सही है. सो आपके पास फोटोसिंथेसिस में अगर तुम्हें इक्वेशन याद हो जब तुम लोग ओ लेवल्स में होते थे, तो फोटोसिंथेसिस की जो तुम लोग इक्वेशन लिखते थे ना वो ये होती थी कि 6CO2, वो रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन उल्टी कर देते थे. 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6O2. ये बड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है. एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. लाइक जाहिर सी बात है हम सबस्ट्रेट यही यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सबस्ट्रेट होते हैं, और प्रोडक्ट में जो है वो हम शुगर में ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बनाते हैं. हम जो एक्चुअली चीज़ बनाते हैं वो ट्रायोसिस होते हैं, लाइक ठीक है, 3 कार्बन शुगर्स होते हैं. फिर वो उन 3 कार्बन शुगर से ग्लूकोज भी बन सकता है. उन 3 कार्बन शुगर से जो है वो आपके पास लाइक बाकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं, सच एज अमीनो एसिड, सच एज फैटी एसिड्स. ये सब चीज़ें जो है वो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट में बन रही होती हैं. शुरू में जो इनिशियली चीज़ बनती है वो ट्रायोसिस होते हैं, ग्लूकोज नहीं बनता है, और साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है. अब मैं तो बताता हूँ कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में ये दोनों चीज़ें कैसे यूज होती हैं और ये कैसे बनती हैं, ताकि तुम्हें लिंक समझ में आए ना. ये तो ओवरऑल समरी है ना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की. बट नाउ यू नो दैट फोटोसिंथेसिस हैज 2 स्टेजेस, लाइट डिपेंडेंट एंड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. तो एक ज़माने में सवाल आना चाहिए ना कि यार इन दोनों में से लाइट डिपेंडेंट में कौन सी चीज़ यूज हो रही है और लाइट इंडिपेंडेंट में कौन सी चीज़ यूज हो रही है, और ये दोनों कैसे बन रहे हैं. लाइक सो लेट्स हैव अ लुक एट इट, ताकि थोड़ा सा तो तुम्हें अब एडिशनल चीज़ पता हो ना. तो ये होते हैं आपके पास डिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस. इमेजिन करो, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो गया, ठीक है.
और ये समझो वो हो रहा है केल्विन साइकिल। मैं छोटा नाम लिख रहा हूँ, लाइट इंडिपेंडेंट बड़ा बड़ा नाम है यार, तो मैं केल्विन साइकिल लिख रहा हूँ। इसका मतलब होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो गए दो रिएक्शन जो आपके पास होते हैं, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही होती है और इन दोनों में से कौन सी चीज़ कहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है, और मुझे गौर से सुनना, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो है ना, वो यूज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। किसको यूज करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। 6 हटा देता हूँ मैं यार, जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल, बस वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं। सबस्ट्रेट्स हम लिखते हैं कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट है। सो वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है लाइट डिपेंडेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है लाइट इंडिपेंडेंट में, यानी केल्विन साइकिल में, ठीक है। तो ये हो गया सबस्ट्रेट। नजर आ रहा है? अब ये जो दो सबस्ट्रेट है वो मैंने यहाँ लिख दिए, कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है, सही है। अब प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे लिखी है वो भी मैं लिख देता हूँ। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी जो केल्विन साइकिल होता है, ये बेसिकली बनाते हैं शुगर्स। क्या बनाते हैं? शुगर्स। लाइक जो ट्रायोसिस बनते हैं शुरू में, और फिर उन ट्रायोसिस से ग्लूकोज भी बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये होता है आपके पास समरी। तो आप गौर से देखो, ऊपर जो तुमने लिखा है ना ये दोनों सबस्ट्रेट्स, वो तुम्हें यहाँ नजर आ गए, और ये दोनों प्रोडक्ट्स लिखी हैं वो तुम्हें यहाँ नजर आ गए, ठीक है। तो ये समरी हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है यार, हम बोलते हैं भाई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये भी रुक जाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये भी रुक जाएगा। तो एक सवाल पैदा होता है ना, तो आपस में लिंक क्या है भाई, ये दोनों, हाउ आर दीज टू लिंक्ड विद ईच अदर? कोई ना कोई तो होना चाहिए लाइक। तो बिफोर आई टेल यू दैट लिंक, एक और चीज़ मैंने यहाँ मिस कर दी, और वो ये है कि ऐसी सी बात है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, तो इसको क्या चाहिए होगी? लाइट एनर्जी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? लाइट एनर्जी चाहिए होगी। दे यूज द लाइट एनर्जी। एंड अब मैं बताता हूँ लिंक। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बेसिकली जो लाइट एनर्जी होती है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। इसको कन्वर्ट करता है इनटू व्हाट? इनटू केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी दो फॉर्म्स में बाहर आती है। लाइक वो कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं? एक होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एटीपी बनता है इससे। एंड दूसरी चीज जो बनती है वो बनती है रिड्यूस्ड एनएडीपी। रिड्यूस एनएडीपी का मतलब होता है एनएडीपीएच, ठीक है। जिस तरह हम रिड्यूस एनएडी बोलते थे ना, उसका मतलब होता है एनएडीएच। तो रिड्यूस एनएडीपी का मतलब होता है एनएडीपीएच। तो आपके पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से एक्चुअली जो है वो क्या होता है, लाइट एनर्जी कैप्चर होता है, और वो लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को, केल्विन साइकिल को, इसलिए ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से ये तो बाय प्रोडक्ट होता है, इसका कोई काम नहीं होता लाइक। बट ये जो दो चीजें होती है ना, लाइक ये दो चीजें चाहिए होती हैं फ्रॉम द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टू अलाउ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टू हैपन। वरना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो नहीं सकते हैं, समझ में आ रही है लाइक। तो आपको ये दो चीजें चाहिए होती हैं फ्रॉम द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टू अलाउ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टू अकर, जो कि बेसिकली आपके पास ये वाले होते हैं लाइक। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल जो होती है ना, वो एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करती है, और यूज करने के बाद फिर क्या करती है, क्या चीज रीजनरेट कर देती है? एडीपी और ऑक्सीडाइज्ड एनएडीपी, ठीक है ना। तो ये आपके पास रीजनरेट हो गया। जब ये रीजनरेट हो जाता है, इस प्रोसेस में जब एटीपी एनएडीपीएच यूज होता है, तो आपके पास क्या बन जाते हैं? शुगर्स बन जाते हैं यूजिंग CO2। किस तरह होते हैं ये सब तुम करोगे लाइक। अभी ये समरी नजर आ रही है तुम्हें, ठीक है ना। मैंने तुम्हें पहले ये बताया भाई वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कहाँ कहाँ होते हैं, लाइट डिपेंडेंट और केल्विन साइकिल में। फिर मैंने बताया कि भाई प्रोडक्ट्स क्या क्या बनती हैं। फिर मैंने बताया कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट में आपस में लिंक क्या होता है, हाउ आर दे लिंक्ड विद ईच अदर लाइक। तो एटीपी एनएडीपीएच हमें चाहिए होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, फिर वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज हो जाता है, और एडीपी और ऑक्सीडाइज एनएडीपी रीजनरेट हो जाते हैं, एंड देन दे कैन बी रीयूज्ड अगेन इन व्हाट, इन द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये आपके पास होता है रफली सा द लिंक बिटवीन व्हाट, द लाइट डिपेंडेंट एंड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। प्लीज रिमेंबर दिस स्कीमा लाइक। तो मुश्किल नहीं है, ये तो हम पूरा डिटेल में करेंगे। ये तो तुमने आज जो किया वो तो एक सिर्फ समरी की है ना लाइक। विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस होल थिंग इन अ लॉट ऑफ डिटेल। पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है यार लाइक। तो ये तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे। आज कम से कम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये पूछ लूँ लाइक कि यार फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, बट आपने जो इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की पढ़ी है उसमें से सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो इन दोनों में से कौन से यूज होते हैं, और प्रोडक्ट इन दोनों में से कौन से बनते हैं लाइक इन दोनों रिएक्शन में। तो वो अब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दैट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस विल यूज वाटर एंड फॉर्म व्हाट, फॉर्म थ्री थिंग्स: ऑक्सीजन,
जो कि बाय प्रोडक्ट होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच जो कि यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो होंगे वो इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करेंगे अलॉन्ग विथ CO2 टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म शुगर्स, और क्या चीज रीजनरेट कर देंगे, एडीपी और ऑक्सीडाइज एनएडीपी रीजनरेट कर देंगे लाइट, जो कि फिर दोबारा यूज हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अगर आप ये वाले रोकेंगे रिएक्शंस तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होंगे आपके पास, और अगर आप ये रोकेंगे तो ऑक्सीडाइज एनएडीपी और एडीपी नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाएंगे। इसलिए दो आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, यू हैव द सेम डायग्राम दैट्स गिवन ओवर हियर। याद रखो शुगर्स जो होते हैं ना उसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। हम इनिशियली जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ट्रायोसिस बनाते हैं, फिर ट्रायोसिस से ये ग्लूकोज वगैरह और फिर बाकी चीज़ें भी बनती हैं, वो तुम लोग बाद में करोगे। अच्छा, ये जो डायग्राम बनी हुई है उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की जगह मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है थाइलाकॉइड, बिकॉज थाइलाकॉइड साइट होते हैं फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, याद रखो। और कैल्विन साइकिल की साइट क्या होती है वो भी याद रखना, द साइट फॉर द कैल्विन साइकिल इज व्हाट, दैट इज द स्ट्रोमा, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। लाइक the photosynthetic pigments are classified into two categories. How many categories? Two categories. एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स। ये सो एक आपके पास कैटेगरी होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स, और एक होती है जो सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम असेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। सही है, प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन सी पिगमेंट्स आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब तुम जो है वो बिल्कुल ही नई चीज़ अब एक क्या नाम है पढ़ोगे। तुमने क्लोरोफिल ज़रूर सुना होता है बट क्लोरोफिल के टाइप्स तुमने कभी नहीं सुने होते। तो प्राइमरी पिगमेंट्स जो होते हैं ना, लाइक दे आर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल, अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है तो इसको नई चीज़ ही याद रखो। क्लोरोफिल ए को हम अब्रीविएट करते हैं CHL-A। से ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स आर द प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो असेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स जिनको एब्रीविएट किया जाता है CHL-B, और दूसरे होते हैं कैरोटेनॉइड्स। क्या होते हैं, कैरोटेनॉइड्स। आपके पास दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैरोटेनॉइड्स, और कैरोटेनॉइड्स के अंदर आपके पास दो आते हैं, दो एग्जांपल होते हैं। कैरोटेनॉइड्स इज अ कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स में जो दो इंपॉर्टेंट कैरोटेनॉइड्स हैं जो आपने याद करना है, दोज इंक्लूड बीटा कैरोटीन, जिसका तुमने शायद नाम सुना होगा, ये गाजर वाजर में बहुत होती है, एंड ज़ैंथोफिल, एंड व्हाट, एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये याद रखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ अपने ध्यान में रखने की है, क्लोरोफिल्स जो होते हैं ना, लाइक ये बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं। वाई, बिकॉज जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन होता है उसमें जो ग्रीन लाइट होती है ना ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइक तो ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनका कलर ग्रीन नजर आता है। जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं इनका कलर ऑरेंजिश येलोइश रेडिश होता है, लाइक बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑल दी अदर parts of the visible spectrum and they reflect the reddish orangish yellowish वाला part। तो ये इसलिए जो है वो orangish yellowish reddish नज़र आता है। गाजर इसलिए जो है वो orangish reddish नज़र आती है बिकॉज उसमें जो है वो कैरोटीन्स होते हैं, लाइक बीटा कैरोटीन होता है जो कि बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम का बाकी सारा रीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, बट रेडिश ऑरेंजिश वाला जो रीजन होता है ना, लाइक उसको रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स व्हाई दे अपीयर ऑरेंजिश येलोइश इन कलर। ठीक है, तो ये जो आपके पास होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो क्लासिफाइड होते हैं इनटू प्राइमरी एंड एसेसरी पिगमेंट्स। प्राइमरी पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल ए होते हैं और एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स होते हैं। सवाल ये पैदा होता है ये क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होते हैं, तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दे आर प्रेजेंट ऑन मोड ऑन द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, बट थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में भी कहाँ होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स से ये तुम्हारे पास ना ग्रैनम था एक, ठीक है ना, मैं ग्रैनम के एक पार्ट को अब जूम कर रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम मैं इस वाले पार्ट ऑफ ग्रैनम को जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है उसको जूम कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पास थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन आ गई। सही है, जूम करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो इस थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम्स। क्या बोलते हैं, ये फोटोसिस्टम है। वी कॉल दी स्ट्रक्चर्स एज व्हाट, और ये बहुत सारे होते हैं थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में। फोटोसिस्टम के अंदर ये सारी पिगमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं, ये सारी एसेसरी और क्या नाम है प्राइमरी पिगमेंट्स जो है ना वो इस फोटोसिस्टम के अंदर होती हैं। तो अगर तुम मुझसे पूछो ना कि सर ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में, ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, कि थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स कहाँ होती हैं, प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट्स। तो मेरा आंसर ये होगा कि थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में
जो ये प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट्स होती हैं ये फोटो सिस्टम के अंदर होती हैं। फोटो सिस्टम खुद किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो ये प्रोटीन का समझो एक घर है जो प्रोटीन से बना हुआ है, उस घर के अंदर ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हमारे कोर्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। लाइक सो जस्ट रिमेंबर दैट जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। और फोटो सिस्टम्स के अंदर ये प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है कि ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। फोटो सिस्टम भी तुम्हारे कोर्स में, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी तुम्हारे कोर्स में, ये हम बाद में करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे। बस याद रखो दैट द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हैज फोटो सिस्टम्स एंड दीज फोटो सिस्टम्स कंटेन न्यूमरस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। अब तुम जो है वो ये बोलोगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर व्हाट? For stocked particles and for photosystems. And for what? For photosystems which contain these accessory and the primary pigment molecules. ठीक है, तो हम photosystem का स्ट्रक्चर तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट एटलीस्ट गेट योर सेल्फ इंट्रोड्यूस टू द टर्म फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन से बना होता है और इसके अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है। तो यू कैन से दैट अ फोटोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो पिगमेंट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड एसेसरी। प्राइमरी में क्लोरोफिल है, एसेसरी में क्लोरोफिल बी as well as the carotenoids. Carotenoids की दो एग्जांपल्स याद कर लो, बीटा कैरोटीन एंड xanthophylls. Where are these pigment molecules located within the chloroplast? They are located on thylakoid membranes within structures known as photosystems. Thylakoid membranes therefore provide a large surface area to accommodate these photosystem. And what is a photosystem? It's a complex combination of proteins and pigment molecules. इसका बहुत टाइट स्ट्रक्चर होता है यार, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे कि फोटोसिस्टम दिखने में कैसा होता है और इसके अंदर जो है वो प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट्स किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, ये भी तुम्हारे कोर्स में। विल डू दिस इन द कमिंग क्लास and then we'll move on towards the process of what? Process of photosynthesis. So we'll stop here and we'll continue from here in the next lecture.